नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक, जिला और महानगर के अध्यक्ष बैठक में मौजूद। CWC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल रहे की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसी के साथ अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत कई नेता मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की बैठक हो रही है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक है। जिला और महानगर के अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे। CWC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल कर रहे अध्यक्षता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत कई नेता मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक, जिला और महानगर के अध्यक्ष बैठक में मौजूद हैं। इसी के साथ CWC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल कर रहे हैं अध्यक्षता। बैठक की अध्यक्षता की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत कई नेता मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस कमेटी की बैठक चल रही है। CWC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल कर रहे अध्यक्षता, बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत कई सारे नेता मौजूद हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक रखी गई, जिसमें कई सारे नेता, जिला और महानगर के अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे। इसी के साथ CWC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत कई नेता मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में कई विभागों और संगठनों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिन सभी स्टॉलों का CM धामी ने अवलोकन किया। वहीं CM ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। साथ ही इस कार्यक्रम में पूर्व CM भगत सिंह कोश्यारी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और कई विधायक मौजूद रहे। देहरादून में SDRF की ओर से महाकुंभ प्रयागराज 2025 अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में CM धामी ने जवानों को सम्मानित किया। वहीं CM ने जवानों का अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में आप सभी ने शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही CM ने कहा कि आप सभी लोगों का अनुभव 2027 में हरिद्वार में होने वाले अर्ध कुंभ के आयोजन को सुरक्षित और व्यवस्थित करने में मदद करेगा। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां महाकुंभ अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। SDRF की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां CM धामी ने जवानों का अभिनंदन किया, उन्हें सम्मानित किया। महाकुंभ को लेकर उनकी सराहना की। कार्यक्रम में जवानों को सम्मानित किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं महाकुंभ अभिनंदन कार्यक्रम की, जिसमें CM धामी ने शिरकत की और जवानों को, SDRF के जवानों को शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इसी के साथ साथ CM धामी ने जवानों का अभिनंदन किया और साथ ही साथ उन्हें सम्मानित भी किया है। पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अनिल बलूनी ने गढ़वाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी और विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए लगभग 543 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का प्रतिवेदन गृह मंत्री को सौंपा, जिस पर गृह मंत्री ने इस प्रतिवेदन पर आश्वस्त करते हुए कहा कि गढ़वाल के सीमांत क्षेत्रों में विकास योजनाओं पर जल्द से जल्द फैसला लेकर आगे बढ़ाएंगे। वहीं सांसद अनिल बलूनी ने गढ़वाल के सीमांत क्षेत्रों में विकास की चिंता करने और नई विकास योजनाओं को शुरू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। आज मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मैंने मुलाकात की है और गढ़वाल लोकसभा का जो हमारा सीमांत जिला है
चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र के विकास के लेकर, वहां के गांव को जो विकास की गति को और बढ़ाने को लेकर और जो लगातार पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकने को लेकर एक पूरा प्रस्ताव लेकर मैं माननीय गृहमंत्री जी के पास गया था। मैंने गृहमंत्री जी से आग्रह किया कि यहाँ पर लगभग 66 ऐसे बड़ी सड़क की योजना है जिनको पूर्ण करना आवश्यक है और गांव में और भी बहुत सारे विकास के काम होने हैं। और मुझे बड़ा इसके लिए मैं गृहमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जरूर आश्वासन इसमें दिया कि इसमें कुछ सकारात्मक जल्दी ही वो निर्णय लेंगे। जिस तरह से हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है सीमांत क्षेत्र के विकास को लेकर, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज ये सारा पूरी एक्सरसाइज जिला प्रशासन के साथ मिलकर की थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इसी प्रकार हम सीमांत जो हमारा क्षेत्र है उसके साथ साथ पूरी लोकसभा के लिए जो हम गढ़वाल लोकसभा को अग्रणी लोकसभा बनाने का हमारा अभियान है उसको और आगे बढ़ाएंगे। और भी बहुत सारे काम जल्दी ही आप लोगों का साझा भी करूंगा। और इसमें लगभग जो प्रस्ताव हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी को दिया है उसमें 543 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान उसमें रखा है। और गृह मंत्री जी का बहुत ही सकारात्मक रुख इसके लिए रहा है, इसके लिए उनका आभार है। मंडल अध्यक्षों की घोषणा की थी, जिसके बाद अब बारी जिला अध्यक्षों की घोषणा करने की है। इसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं और चयन प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी का संगठन पर्व चल रहा है। जिला अध्यक्षों के निर्वाचन की तैयारियां भी चल रही हैं। जो पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट दी है उसको केंद्र भेज दिया गया है और जल्द ही जिला अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, संगठन पर्व हमारा चल रहा है और मुझे बताते खुशी है कि हम जिला अध्यक्ष की निर्वाचन की प्रक्रिया की ओर बढ़े। कल जो पर्यवेक्षक सब जिलों के अंदर गए थे उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई वो मेरे द्वारा, हमारे चुनाव अधिकारी खजानदास जी द्वारा, हमारे महामंत्री संगठन जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमने वो रिपोर्ट अपने जो राष्ट्रीय जो हमारे पर्यवेक्षक हैं चुनाव के, राजकुमार चहर जी, उनको हमने सौंप दी है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनके द्वारा भी सब प्रकार की चर्चाओं के बाद और विधिवत रूप से हम प्रदेश के जो जिले के अध्यक्ष की घोषणा कर देंगे और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की विधिवत घोषणा केंद्र द्वारा होगी। उसकी तिथि भी आप सबके सम्मुख होगी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के सदन में दिए गए बयान के बाद से पूरे प्रदेश में लगातार इसका विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संसद में जिस तरह से बयान दिया गया वो बेहद निंदनीय है। पहाड़ तराई क्षेत्र को बांटने की जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत गलत है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर गंभीर नहीं है। ये बयान बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। यशपाल आर्य ने आगे कहा कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और भाषा पर अगर कोई हमला करता है तो निश्चित ही माफ करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। उन्होंने अमर्यादित, जिसका आपने उल्लेख किया है, शब्दों का को सदन में कहा तो मैं पीठ का सम्मान करता हूं। पीठ से भी स्पष्ट निर्देश होने चाहिए थे कि इस तरह के जो शब्द कहे गए हैं, एक तो उसको प्रोस्टिट्यूशन से बाहर निकालना चाहिए था और उसमें संबंधित मंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री जी को स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए था कि आपने जो अमर्यादित आचरण किया है और एक पहाड़ की भावनाओं को आहत किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो दिखने को नहीं मिली। उत्तराखंड में फायर सीजन की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिससे कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो जाते हैं। साथ ही जंगली जानवरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसी को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ऐसी घटनाएं कम हो। इसी का नतीजा है कि बीते वर्षों वनाग्नि की घटनाएं कम हुई है।
उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब हर जिले में एक अधिकारी को मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो सभी घटनाओं का अपडेट लेगा। फायर सीजन में फायर को रोकने के सरकार के प्रयास है कि अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 के 20-21 में कोविड के कारण जरूर सबसे कम फायर केसेस हुए, लेकिन अगर आप देखेंगे 22, 23, 23, 24, 24, 25 तीनों वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले बहुत कम फायर का वो हुआ। जरूर विगत वर्ष बिनसर में आग लगने से जरूर 5-6 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, वो जरूर एक बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप एरिया देखेंगे लगातार हम एरिया को जन सहभागिता के साथ, क्योंकि हमने कई रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म था पहली बार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलों में आपदा प्रबंधन समिति बनी फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन के लिए। उसके बाद ग्राम प्रधान जी की अध्यक्षता में हर गाँव में जहाँ ज़्यादा फायर के फ्रिक्वेंसी थी, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी प्रधान जी की अध्यक्षता में बनाई, जिसमें युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और आपका वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारी उसके सदस्य बनाए गए। और इस बार 30,000 रुपये इंसेंटिव्स में उनको देने का काम किया। और पहली बार आपका परिवर्तन ये किया कि अब PCCF रैंक के अधिकारी को हर एक जिले में प्रभारी बना करके फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन पे मॉनिटरिंग करने के पहली बार ये निर्णय लिया गया। तो ये भी एक नया रिफॉर्म है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिल गई है, जिसको लेकर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस योजना में दी गई सहायता राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया गया है। इस योजना में पात्र महिलाओं को अधिकतम 2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से 75% हिस्सा सब्सिडी यानी कि अनुदान के रूप में रहेगा। लाभार्थियों को सिर्फ 25% हिस्सा ही व्यवसाय में अपने पास से लगाना होगा। हमारे प्रदेश की जो एकल महिलाएं हैं, जो चाहे विधवा महिला के रूप में हो, चाहे अविवाहित महिला के रूप में हो, निराश्रित महिला के रूप में हो, परित्यक्ता महिला के रूप में हो, अथवा तलाकशुदा महिला के रूप में हो, अथवा ऐसी महिला जो विकलांगता के रूप में हो, ऐसी सभी महिलाओं को जो है एकल महिला के रूप में मान्यता मिली है। और इन महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार करने के लिए 75% सब्सिडी के साथ में उनको विभाग के द्वारा उनको सहयोग दिया जाएगा। उनकी परियोजना या उनका जो भी स्वरोजगार का जो उनका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पे 75% की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाएगी। और निश्चित रूप से ये इसकी एक लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की धनराशि अंतिम रखी गई है। और इसके साथ ही हम पूरे प्रदेश भर की प्रथम 2025-26 का हमारा लक्ष्य है कि लगभग 2000 महिलाएं पूरे प्रदेश भर की इससे लाभान्वित की जाएंगी। और इसके फीडबैक के साथ में आने वाले समय में बढ़ोतरी भी की जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि एकल महिलाओं को स्ट्रेंथन करने के दृष्टिकोण से ये योजना बहुत कारगर सिद्ध होने जा रही है। इससे रुड़की में राजनीतिक माहौल गर्म है। प्रेस क्लब रुड़की ने विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारियां तेज कर दी हैं। पत्रकारों में बढ़ते आक्रोश के चलते पुतला दहन की योजना बनाई गई है। इधर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी विकसित भारत विकसित उत्तराखंड योजना के तहत रुड़की पहुंचे, लेकिन उनकी यात्रा को लेकर मीडिया संगठनों में नाराजगी साफ देखने को मिली। इससे पहले सुबह प्रेस क्लब ने विधायक प्रदीप बत्रा का पुतला फूंका। इसके बाद जिले भर में पत्रकारों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। दिनेशपुर के जाफरपुर मार्ग पर स्थित कांग्रेस कार्यालय में किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़ ने ब्लॉक के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़ ने पुलिस को उत्तराखंड प्रदेश सरकार का एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस सरकार के एजेंट बनकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाकर दबाव डालने का काम कर रही है, दबाव डालने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने दिनेशपुर के थाना अध्यक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिनेशपुर के इतिहास में पहली बार दुर्गा पूजा के दौरान बाइक
चालान के नाम पर मारपीट की गई और पहली बार दुर्गा पूजा देखने आ रहे करीब 100 से ज्यादा बाइकों को रोककर उनका चालान किया गया। साथ ही कांग्रेस विधायक ने पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर 6 मार्च को दिनेशपुर थाने का घेराव करने का ऐलान किया है। पुलिस के अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार जिस तरह से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, पुलिस को आगे करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो किच्छा हो, चाहे वो दिनेशपुर हो, चाहे गदरपुर हो और पूरे उत्तराखंड के अंदर उधम सिंह नगर के अंदर पुलिस के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, झूठी FIR लिखी जा रही हैं, जेल भेजे जा रहे हैं लोग। उसके खिलाफ हमने हल्ला बोलने का फैसला लिया है पुलिस के खिलाफ। हम लोग 6 तारीख को 11 बजे जो आवास विकास की जो रिंग रोड है LIC के सामने वहाँ इकट्ठे होंगे। वहाँ हमारे पार्टी के नेता जो आ रहे हैं, वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी, यशपाल आर्या जी, प्रीतम सिंह, गणेश गोदयाल और भी सीनियर लोग आ रहे हैं, सारे विधायक वहाँ पर संबोधित करेंगे। और उसके बाद हम लोग पुलिस मुख्यालय की तरफ, SSP कार्यालय की तरफ हम जो जाएंगे, कूच करेंगे। और ये जो बढ़ रहा है पुलिस का हस्तक्षेप, जैसे आपने दिनेशपुर के भी आज कई सारे मामले सामने आए हैं। यहाँ का थाना अध्यक्ष दादागिरी पे उतारू है, अत्याचार कर रहा है, कई केस आज लोगों ने बताए हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ किच्छा हो रहा है, ऐसे ही सब जगह हो रहा है। पुलिस जो है सरकार के ठीक है अधीन होती है, पर एजेंट बनकर काम करे, निष्पक्ष काम ना करे, तो इसलिए ये लड़ाई हमने शुरू की है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। बहुत बड़ा हम कार्यक्रम करेंगे। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के आंदोलन के रूप में लोग सड़कों पे आएं सरकार के खिलाफ। जिस तरह से पुलिस के माध्यम से कंधे बंदूक चलाकर हम लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ हम एक रैली करने जा रहे हैं, हल्ला बोल। और आज उसी संबंध में मैं दिनेशपुर में आया था, यहाँ कार्यकर्ताओं के विचार सुने। यहाँ के कार्यकर्ता भी यहाँ की पुलिस से बहुत परेशान है, कई केस इन्होंने मुझे गिनाए। तो मैंने कहा है कि आप वहाँ आइए और उसके बाद एक दिन दिनेशपुर थाने का घेराव रखिए, सारे लोग मिलकर दिनेशपुर थाने में भी घेराव करेंगे और बैठेंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर पक्ष विपक्ष की तरफ से लगातार हो रही बयानबाजी के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के नेताओं को चुप रहने की सलाह दी है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर तंज कसते हुए उन्हें नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर क्यों चुप रहे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप क्या कार्रवाई करेंगे, आप तो खुद ही जोशीमठ की बर्बादी का कारण हैं। माहरा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहा कि अपराधियों को माफ करना आपने सीखा होगा, कांग्रेस तो चाहती है कि कार्रवाई हो। नहीं, किस किस चीज पर कांग्रेस चुप रहे बताएं ना। संतरेसा में चुप रहे, ममता जोशी में चुप रहे, अंकिता में चुप रहे, भर्ती घोटालों में चुप रहे, आपके मंत्री हमारे लोगों को गालियां दें, मारे पीटे सड़कों में, हम चुप रहे। क्यों चुप रहे? आप बताएं ना, आपने कार्रवाई क्या की और आप क्या कार्रवाई करेंगे? भट्ट जी, आप जोशीमठ के बर्बादी के कारण स्वयं हैं। आपके अपनी विधानसभा में 17 लोग करंट से मरे चमोली में, आज तक क्या कार्रवाई कर दी उस कंपनी के खिलाफ बताइए। तो माफ करना आप अपराधियों को आपने सीखा होगा। हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो और हम कार्रवाई के लिए हम अपने अभिव्यक्ति के अधिकार से लेके जो हमारे को अधिकार मिले हैं संविधान से, उसका पालन कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते रहेंगे। आपको हमको हिदायत देने की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत इस साल 30 अप्रैल से होगी, जिसको लेकर प्रदेश सरकार के साथ ही यातायात निदेशालय ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नई व्यवस्थाओं के साथ अब यात्रा के हर चरण को सुव्यवस्थित किया जा रहा है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते साल चारधाम यात्रा में 47 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन भीड़ नियंत्रण एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इस बार प्रशासन रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन प्रक्रिया को अनिवार्य करने जा रहा है, यानी हर यात्री को पहले से पंजीकरण कराना होगा और यात्रा में शामिल वाहनों के स्वामियों को डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। इस फॉर्म में यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्थाओं की जानकारी देनी होगी। वाहन चाहे कमर्शियल हो या निजी, सभी को वाहन में बैठे यात्रियों की संख्या को
डिक्लेरेशन फॉर्म में देना होगा। साथ ही बाहरी राज्य से आने वाले यात्रियों की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उनकी गाड़ियां ऋषिकेश में पार्क की जाएंगी। इसके अलावा यात्रा के दौरान पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर 30 अत्याधुनिक AI आधारित कैमरे लगाए हैं जो कंट्रोल रूम को लाइव डाटा भेजेंगे। वहीं अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन या डिक्लेरेशन के यात्रा मार्ग पर आता है तो उसकी सूचना तुरंत चेक पोस्ट तक पहुंच जाएगी। हाँ, देखिए अभी निर्देशित किया गया है कि कुछ ANPR कैमरा लगाए जाएं ताकि हमारे पास जितने लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं या अन्य पर्यटन के लिए भी जा रहे हैं वो सारा डेटा हमारे पास रहेगा, तो हम उससे बेहतर यातायात प्रबंधन करने की स्थिति में रहेंगे। लक्सर के तहसील दिवस के अवसर पर एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया जहां फरियादियों की काफी कमी देखने को मिली। इस दौरान जमीनी पैमाइश, नाला निर्माण, विकलांग पेंशन जैसी 40 शिकायतें आई, जिनमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभाग को भेजकर उनके तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए। तहसील दिवस का आयोजन हो रहा है और आज जो है शिकायतों की जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ के भी है। अभी तक हमारे पास 40 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें ज़्यादातर पैमाइश से संबंधित है और जो नाला निर्माण और विद्युत विभाग से संबंधित है। उनमें से 40 में से हमने अभी 11 शिकायतों का मौके पे निस्तारण कर दिया है। बाकी शिकायत जो अभी मौके पे निस्तारण नहीं हो पा रही है तो संबंधित विभाग को भेज दी गई है। उनके अधिकारी कर्मचारी जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको बता दिया गया है, तो उनका भी निस्तारण हम तुरंत ही करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, फरियादियों की संख्या में जैसे आपको बताया अभी तक 40 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। प्रचार प्रसार हमारी तरफ से पूरा कराया जाता है, इसमें वीडियो के माध्यम से भी और हमारे तहसीलदार साहब के माध्यम से भी गांव में प्रचार किया जाता है। और ये तो पहले से ही चला आ रहा है कि प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।